गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हम देखते हैं कि साधन सीमित है और व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित और अनंत है। अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि इन सीमित संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। अर्थशास्त्र का अध्ययन वह है जो दर्शाता है कि समाज किस प्रकार से दुर्लभतम संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। संसाधनों की दुर्लभता और प्रभावी उपयोग का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याएं हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है, अतः हमें उन असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करना है और उन असीमित आवश्यकताओं में से किन आवश्यकताओं को हमें प्राथमिकता देनी है। साधन दुर्लभ है, सीमित है, उनका किस प्रकार उपयोग किया जाए। और एक जो प्रॉब्लम है वह ये है कि साधनों के वैकल्पिक उपयोग है, इसलिए चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है कि उनका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन हो सके। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं आती है कि इन सीमित संसाधनों से हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है और किस प्रकार उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और कैसे उत्पादन करना है, उस उत्पादन का वितरण कैसे करना है। ये अर्थशास्त्र की मुख्य समस्याएं हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए कुछ मान्यताएं लेनी पड़ती है, कुछ अजम्पशंस हम मान के चलते हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता हमेशा विवेकशील रहता है, एक उपभोक्ता हमेशा विवेकशील व्यवहार करता है, वह हमेशा अपने उपयोगिता को अधिकतम करने की कोशिश करता है। और एक उत्पादक या प्रोड्यूसर भी विवेकशील होता है, हमेशा एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने की और लागत को न्यूनतम करने की सोचता है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र सिद्धांतों की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। जैसे हम देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जब किसी देश को उसके समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, सरकार तथा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत केवल आर्थिक चरों में परिवर्तन होता है, उनमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, सकल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन। आर्थिक विकास
के अंतर्गत परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसमें आर्थिक तथा अनार्थिक चर दोनों प्रकार के चरों में परिवर्तन होता है, जैसे शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन। आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। इसमें समावेशी विकास, कुपोषण, बीमारी, गंदगी, बेरोजगारी, विषमता को कम करना इत्यादि शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का एक पार्ट है। इस बुक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें दुनिया के सभी देशों के संपत्ति के बारे में एडम स्मिथ द्वारा बताया गया है। आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम रैग्नर फ्रिश ने 1933 में किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार और उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनिवेश, कुल रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव, उत्पादन, व्यापार चक्र, निवेश ब्याज एवं ब्याज की दर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जे.एम. कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र जे.एम. कीन्स का समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ये नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्र प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। वैश्वीकरण की नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं, अर्थात सभी अर्थव्यवस्थाएं स्वतंत्र है। पूरे विश्व के साथ अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई है। बंद अर्थव्यवस्था यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रिया को संपन्न नहीं करती है। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ी हुई नहीं है। किसी भी देश के साथ आयात निर्यात की क्रिया या विदेशी व्यापार कुछ भी नहीं होता है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था।
विकसित अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों में विकास के एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण करना कठिन है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए और जापान जैसे देश आते हैं, जिनकी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ऐसे देश आते हैं जो अपनी पिछड़ी व्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत है, निरंतर विकास की राह में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भारत अल्प विकसित राष्ट्र, इसमें ऐसे देश आते हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और आर्थिक विकास में पिछड़े हुए हैं। स्वामित्व की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्ति अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें उत्पादन के संसाधनों पर व्यक्ति का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के समस्त संसाधनों पर राज्य और समुदाय का नियंत्रण रहता है। व्यक्ति का संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र को विकास का अवसर प्राप्त होता रहता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय आय की पहली श्रृंखला में भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, परंतु केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अपने द्वितीय श्रृंखला जो 1966-67 में जारी की गई थी में भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र या इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाद्य आदि प्राकृतिक संसाधन शामिल है। इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण और कच्चे माल के जरिए उन्हें अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इस क्षेत्र में परिवहन, शिक्षा, होटल, भंडारण और संचार और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं शामिल होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत लगभग नियर अबाउट 50% आबादी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र में उन्हें रोजगार मिला हुआ है, जबकि लगभग 28 से 30% लोग द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है और 20 से 22% लोग तृतीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। और हमारे जीडीपी में सर्वाधिक हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, जबकि सबसे कम हिस्सा कृषि क्षेत्र का है। तो इस प्रकार से कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर लगभग 50% लोग निर्भर है और उसका राष्ट्रीय आय में बहुत ही कम हिस्सा है। इसलिए कृषि क्षेत्र में अधिक सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग कृषि पर निर्भर हैं उनके जीवन स्तर को सुधारा जा
सके और जीडीपी के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा है वह बढ़ाया जा सके।